अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन शो हो रही है सबको और आवाज़ क्लियर है। ओके। अ, इससे पीछे ट्यूबरक्लोसिस से पीछे कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, सेपरेटिव निमोनिया और हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया और इस तरह के कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं। वो अलहदा से सेपरेटली उनको करने की ज़रूरत नहीं है, वो एज अ यूक्यू या कभी उनमें से एमसीक्यू नहीं आता है, इसलिए वो मैंने आपको उनके बारे में नहीं बताया या उनमें से कोई चीज़ हमने टच नहीं की। आपने जो नमूनिया जितनी डिटेल से पढ़ना था ना, वो सारा मैंने आपको कल लेक्चर में बता दिया था कि ये टेबल्स हैं, ये क्यू क्यू आता है। जो कर्व स्कोर कैलकुलेट करना था, मोस्ट हाई यील्ड क्वेश्चन है कर्व स्कोर 65 जो है वो। उसके अलावा जो नमूनिया में लिखी हुई है ना चीज़ें, वो बहुत मतलब उनमें ज़्यादा एपिडेमियोलॉजी इंसिडेंट्स वगैरह का जिक्र है, ट्रीटमेंट का बहुत कम जिक्र है और इन्वेस्टिगेशंस का भी बहुत कम। तो जो चीज़ हमारे स्कोप में थी वो हम लोगों ने कल कर ली थी। आज जो है, आज भी एक यूक्यू ही है और ज़्यादातर इसके अंदर से एमसीक्यू आता है और एससीक्यू आई डोंट थिंक सो कि डायग्नोसिस टीबी का पूछा गया हो कहीं पे डायरेक्टली मेडिसिन में स्पेशली। ज़्यादातर इसके अंदर से कोई ना कोई एमसीक्यू आता है। और एमसीक्यू भी किस में से आता है? जो ड्रग्स हैं, जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हम थर्ड ईयर से पढ़ते आ रहे हैं रिफेम्पिसिन और आइसोनाइजिड वगैरह के बारे में, उनके साइड इफेक्ट्स पे क्वेश्चंस आते हैं। या अगर साइड इफेक्ट हो जाए तो फिर आगे से हमने किस तरह प्रोसीड करना होता है या क्या हमने ट्रीटमेंट देना होता है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो है पेज नंबर 588 पे, डेविडसन 23rd एडिशन 588 पेज पे है और बहुत लंबा लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा बातें जो हम थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से पढ़ते आ रहे हैं कि एक्स्ट्रा इंटेस्ट एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस ऑफ टीबी क्या होती हैं, हर एक को उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन जो हमारा फोकस होगा ना, वो ट्रीटमेंट पे होगा, इन्वेस्टिगेशंस पे होगा, क्योंकि हम सिनेरियो को देख के पहचान लेते हैं कि यस दिस इज ट्यूबरक्लोसिस। नाइट स्वेट्स, वेट लॉस और फैमिली हिस्ट्री का जिक्र आ जाता है जहां पर, तो हमें पता चल जाता है कि दे आर टॉकिंग अबाउट ट्यूबरक्लोसिस। वेट अ मिनट। ओके, तो आज हम ट्यूबरक्लोसिस से स्टार्ट करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस का क्वेश्चन आपको इन्फेक्शियस डिजीज में M2 में भी आ सकता है और M1 में रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आ सकता है। पीट्स के अंदर इन्फेक्शियस डिजीजेस के पोर्शन में से भी आ सकता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में से भी आ सकता है। बेसिकली एक और ट्रिक है क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने की या डायग्नोसिस कंफर्म करने की। पहले टॉस पूरा कर लो। जो लोग कहते हैं ना टॉस फॉलो नहीं होता, वो एमसीक्यूज के लिए टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कहीं पे फॉलो होता है या नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन एससीक्यूज एससीक्यूज के लिए हमेशा टॉस फॉलो होगा आपका। ऐसा नहीं होगा कि टॉस फॉलो नहीं होगा, कि आपको लिखा है कि जीआईटी में से 2 सवाल आने हैं तो आपको वहां से जीआईटी में से 3 सवाल आ जाएं।
आपको दो ही आएंगे। तो ट्यूबरक्लोसिस का क्वेश्चन आपको M2 के अंदर इन्फेक्शियस डिजीजेस में भी आ सकता है और यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको एट अ टाइम दोनों आ जाए, मतलब M1 M2 में से किसी एक में नहीं आया बल्कि दोनों में आ जाए। ठीक है, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस एक कम्युनिकेबल डिजीज है और क्रॉनिसिटी के लिए ज्यादा फेमस है, क्रॉनिक इलनेस है। ठीक है, और इसका ऑर्गेनिज्म हम सबको पता है, दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस MTB। लेकिन देयर इज अनदर सोर्स जो कि हम सबने पढ़ा हुआ है, वो है अनपेस्चराइज्ड मिल्क या नॉन स्टरलाइज्ड मिल्क इन्फेक्टेड काउ से। अगर उसको उसकी ड्रिंकिंग की वजह से जो हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस अराइज करती है, वो माइकोबैक्टीरियम बोविस की वजह से होती है। ठीक है, अगर आपको कभी इस तरह का कोई MCQ आ जाए कि अनपेस्चराइज्ड मिल्क के बाद पेशेंट को ये नाइट स्वेट्स, फीवर और क्रॉनिक ड्राई कफ की कंप्लेन आ रही है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ माइकोबैक्टीरियम बोविस। ठीक है, और हम सबको पता है कि किस तरह से ट्यूबरक्लोसिस स्टार्ट होती है। ट्यूबरक्लोसिस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू भी आ सकती है, कफ के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, और कोई और अगर इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पेशेंट है, उससे भी ट्रांसमिट हो सकती है। होता क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमारे एयरवेज को पास करके लॉज कर जाते हैं, स्टे करते हैं इन टू द एल्विलाई। ठीक है, और एल्वियोलाई पे ये अट्रैक्ट करते हैं मैक्रोफेजेस को और लिम्फोसाइट्स को। हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, ताकि वो इसको ईट अप करके खत्म कर सके और हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर सके। ठीक है, लेकिन इनके पास जो इनकी सेल वॉल की जो कंपोजिशन होती है, दैट इज रेजिस्टेंट टू मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स। इसलिए ये जो इन्फेक्शन है इतना ज्यादा रेजिस्टेंट होता है ट्रीटमेंट्स को भी, और इतना ज्यादा रेजिस्टेंट होता है इम्यून सिस्टम को भी। ठीक है, अच्छा, होता क्या है कि मैक्रोफेजेस जब मैक्रोफेजेस इसको ईट अप करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक्टिव हो जाते हैं, और वो एक्टिव होके उनका नाम क्या कन्वर्ट हो जाता है, एपिथेलॉइड सेल्स और लैंगहैंस सेल्स। ठीक है, यहाँ पर ये वर्ड याद रखना है, ये लैंगहैंस सेल्स हैं, लैंगरहैंस सेल्स नहीं है जो हमारी स्किन में होते हैं। ठीक है, लैंगहैंस सेल्स में ये एक्टिवेट हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, और अपने पास ये लिम्फोसाइट्स को अट्रैक्ट करते हैं और एक ग्रैनुलोमा बना देते हैं। ठीक है, मैक्रोफेजेस, एपिथेलॉइड सेल्स और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और लिम्फोसाइट्स का जो एग्रीगेट होता है, दैट इज अ ग्रैनुलोमा। अब ये ग्रैनुलोमा जो है, बहुत ज्यादा ग्रैनुलोमा जब एग्रीगेट बनाते हैं तो उसे गोन फोकस कहते हैं। ठीक है, और अगर वही गोन फोकस सराउंडिंग लिम्फ नोड्स, जिसमें हाइलर लिम्फ नोड्स आ जाते हैं, उसको इन्वॉल्व कर लें, तो दैट इज गोन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, गोन फोकस सिर्फ ग्रैनुलोमा का एग्रीगेट है, ग्रैनुलोमा के एग्रीगेट के साथ साथ अगर लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व हो जाए तो वो गोन कॉम्प्लेक्स होता है, और अगर उसी गोन कॉम्प्लेक्स की कैल्सिफिकेशन हो जाए तो उसे रैंकी प्राइमरी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, ये तीन टर्म्स हैं, गोन फोकस, गोन कॉम्प्लेक्स और प्राइमरी कॉम्प्लेक्स ऑफ रैंकेस। गोन फोकस सिर्फ ग्रैनुलोमास है, गोन कॉम्प्लेक्स गोन फोकस के साथ साथ उसके लिम्फ नोड्स में इन्वॉल्व, और प्राइमरी कॉम्प्लेक्स ऑफ रैंके अगर उसी गोन कॉम्प्लेक्स की कैल्सिफिकेशन हो जाए ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, तो जी उसको हम प्राइमरी कॉम्प्लेक्स ऑफ रैंके बोलते हैं। अच्छा, ये तो सारी थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो लंग्स में हो रही थी। अब इसकी क्लिनिकल फीचर्स में ना कुछ टाइप्स लिखी हुई हैं कि प्राइमरी पल्मोनरी टीबी क्या होती है, मिलरी टीबी क्या होती है, और पोस्ट प्राइमरी टीबी क्या होती है। ठीक है, और देन लेटेंट टीबी क्या होती है। ये आपको MCQs में पूछा जाएगा, अलहदा से डायग्नोसिस कभी भी नहीं पूछा जाता है इनका। प्राइमरी टीबी क्या है कि पहले पेशेंट को कोई इन्फेक्शन नहीं था, पहले पेशेंट की कोई हिस्ट्री नहीं थी, प्रीवियसली वो अनइन्फेक्टेड या ट्यूबरकुलिन नेगेटिव पर्सन था, उसके अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए ट्यूबरक्लोसिस का, तो दैट इज प्राइमरी पल्मोनरी टीबी, बस। और अब ये टीबी हो गई है, अब यही टीबी अगर हमारे ब्लड के थ्रू, हेमाटोजिनस स्प्रेड के थ्रू या लिम्फेटिक स्प्रेड के थ्रू हमारे डिफरेंट एंड ऑर्गन्स को अगर डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे या अफेक्ट करना शुरू कर दे, तो दैट इज मिलरी टीबी। ठीक है, मिलरी टीबी का मतलब है ब्लड बॉन्ड डिसेमिनेशन गिव राइज टू मिलरी टीबी। जब ब्लड के थ्रू ये डिसेमिनेट करके लंग्स के अलावा किडनीज में,
ब्रेन में इवन, और लिवर के अंदर, और बोन्स के अंदर, स्पाइन के अंदर जब चली जाती है तो दैट इज मिलिरी टीबी। ठीक है। और ये मिलेट सी, इसको मिलिरी टीबी इसलिए किया जाता है क्योंकि ये डिसेमिनेट कर जाती है जब, तो जो हमारे लंग्स के अंदर इसकी पिक्चर आती है वो मिलेट सीड्स जो होते हैं, छोटे छोटे से स्मॉल सीड्स की तरह की इसकी अपीयरेंस आ रही होती है। ठीक है, इसलिए इसको मिलिरी टीबी कहा जाता है। और मिलिरी टीबी अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होती है, तो दैट इज ब्लड बॉर्न डिसेमिनेशन होती है। और इसमें अब फीचर्स क्या आएंगे, पल्मोनरी फीचर्स तो आएंगे ही, फीवर, नाइट स्वेट्स, एनोरेक्सिया, वेट लॉस। उसके अलावा क्या फीचर्स आएंगे, अगले पेज पे है, अदर ऑर्गन सिस्टम्स को जब ये डिस्ट्रॉय करेगी या अफेक्ट करेगा ये ऑर्गेनिजम्स, तो हेपेटोस्प्लीनोमेगेली जब लिवर और स्प्लीन को करेगी। ठीक है। हेडेक इंडिकेट करती है, टीबी के अंदर अगर हेडेक हो तो दैट विल ऑलवेज इंडिकेट कि पेशेंट को ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस डेवलप हो रही है। ठीक है। हेडेक अगर आ गई है टीबी के पेशेंट के अंदर तो दैट इज ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। और इसके अलावा आपका जो है लंग फील्ड्स में उन्होंने मिलेट सीड्स की बात कर दी, जो कि 1 to 2 मिलीमीटर लीजेंस होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। इसको ना हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है। आपने पढ़ा होगा कैनन बॉल अपीयरेंस, जो मेट्स आते हैं अदर कार्सिनोमास के, लंग्स के अंदर जो मेट्स आते हैं, मेटास्टेसाइज होके कोई कार्सिनोमा लंग के अंदर आ रहा है, उसे हम कहते हैं कैनन बॉल अपीयरेंस। कैनन बॉल अपीयरेंस का मतलब उसके नाम में ही रखा हुआ है कि कैनन बॉल की तरह, एक बॉल की तरह से मेट्स पड़े होंगे लंग्स के अंदर, वो मेट्स होते हैं। तो मिलेट सीड्स जो होते हैं, मिलिरी टीबी जो होती है, वो सिर्फ 1 to 2 मिलीमीटर की लियंस होती हैं। ठीक है। जो कैनन बॉल होते हैं वो तो 3 to 4 सेंटीमीटर के लियंस होते हैं, तो इन लियंस में फर्क होता है। और कैनन बॉल लियन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ एक ही कैनन बॉल मिलेगा, आपको हो सकता है मल्टीपल कैनन बॉल लियंस मिल रही हो। ठीक है। तो आपको लगेगा ये भी मिलिरी टीबी हो सकती है, इतने ज्यादा इसके अंदर जो है इनफिल्ट्रेट्स पड़े हुए हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जो मिलेट सीड्स होते हैं उनका साइज बहुत स्मॉल होता है, जो मिलिरी टीबी का जो इनफिल्ट्रेट्स का जो साइज है वो बहुत स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू द कैनन बॉल अपीयरेंस ऑफ मेटास्टेसिस। दैट इज मिलिरी ट्यूबरक्लोसिस। जो पोस्ट प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होती है, कि पेशेंट को पहले से कोई इन्फेक्शन था, ठीक है, पहले उसको इन्फेक्शन हुआ, और वो जो था पहले इनएक्टिव था, और अब वो उसकी रीएक्टिवेशन हो गई है। ठीक है। एक चीज ये, पोस्ट प्राइमरी टीबी रेफर्स टू अ न्यू इन्फेक्शन और एंडोजिनस इन्फेक्शन। ठीक है। वो एक्सोजिनस भी हो सकती है और एंडोजिनस भी हो सकती है। एक्सोजिनस का मतलब है दोबारा से कोई टीबी का इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, पहले भी था उसको इन्फेक्शन लेकिन अब दोबारा से हो गया। और एंडोजिनस के अंदर टीबी थी, फिर वो डॉर्मेंट स्टेज में चली गई है। ठीक है। और दोबारा से रीएक्टिवेट हो गई है। और ये भी पूछा जाता है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि रीएक्टिवेट कराते हैं ट्यूबरक्लोसिस को। तो कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट लाइक एड्स, HIV, और फिर उसके बाद डायबिटीज मेलाइटस, और पेशेंट अगर स्टीरॉइड्स पर है, और ओल्ड एज, जैसे जैसे इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता जाता है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये पोस्ट प्राइमरी टीबी करवा सकती हैं। ठीक है। और एक चीज, जो हमारा लंग का स्ट्रक्चर है ना, अगर यहाँ पर कोई क्लियर सी डायग्राम बनी हो तो ये देखो, जो लंग्स का स्ट्रक्चर है ना, इसको 1, 2 और 3, अपर लोअर, अपर मिडिल और लोअर में डिवाइड कर लो। अभी किसी एक लंग को देख लो, अपर मिडिल और लोअर को डिवाइड कर लो, तो जो लोअर पार्ट है ना, वहां जो ग्रेविटी की वजह से ना ब्लड सप्लाई भी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। जो अपर पार्ट है उसमें इतनी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन अपर पार्ट में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन की टेंशन जो होती है वो सबसे ज्यादा अपर पार्ट में होती है। ठीक है। तो जब प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है ना, सबसे पहला जो इन्फेक्शन होगा वो आपके लोअर पार्ट ऑफ द लंग को, या लोअर लोब ऑफ द लंग को अफेक्ट करती है। ठीक है। क्योंकि सबसे पहले ब्लड सप्लाई के थ्रू जो माइक्रोब जाएगा वो लोअर लोब में जाकर रिजाइड करेगा। ठीक है। और जो रिएक्टिव होती है ना ट्यूबरक्लोसिस, वो अपर लोब में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि अब तो इन्फेक्शन पड़ा हुआ है। क्योंकि जो ये एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, इसको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है। तो जो रीएक्टिवेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस है वो अपर लोब में ज्यादा इफेक्ट करती है, ड्यू टू द ग्रेटेस्ट टेंशन ऑफ ऑक्सीजन इन द अपर लोब।
ये बात इन्होंने पोस्ट प्राइमरी टीबी में भी एक्सप्लेन की हुई है। अच्छा, अब चलते हैं पेज नंबर 590 पे। एक बॉक्स बना हुआ है कि क्या प्रेजेंटेशन आती है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या आती है, 17.49 पे लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब पहली बात, हम सारी डिजीजेस में, सीओपीडी हो गई, ब्रोंकियक्टिसिस हो गई और निमोनिया हो गया, हमने हर एक में पढ़ा है कफ विद स्पूटम प्रोडक्शन। ठीक है, इवन ब्रोंकियक्टिसिस में तो हमने एक बहुत मैसिव जो स्पूटम की प्रोडक्शन हो रही होती है और हेमोप्टिसिस हो रही होती है वो पढ़ा है। लेकिन जो प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है ना, ये एक तो है तो इन्फेक्शन, ठीक है, लेकिन ये हमारे एल्वुलाइज को जो है जाके एल्वुलाई के लेवल पे, स्मॉलर एयरवेज के लेवल पे जाके डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। ये म्यूकस की प्रोडक्शन ज्यादा नहीं करा रहा होता। ठीक है, तो इसकी जो कफ होती है यूजुअली वो ड्राई कफ होती है। ठीक है, क्रॉनिक कफ होती है और समटाइम्स इन्फेक्शन की वजह से हेमोप्टिसिस हो सकती है। ठीक है, और हमेशा पेशेंट की हिस्ट्री में वेट लॉस और जो है एनीमिया और नाइट स्वेट्स का बताते हैं। ठीक है, और फीवर होता है पेशेंट को। ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, ये आपने याद रखनी है। और जो जिस चीज से आपको डायग्नोसिस का पता चलना है ना, वो 17.45 जो बॉक्स है, दैट इज फैक्टर्स इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। उसमें जो चीज मैंने अंडरलाइन की हुई है ना, ये लाजमी आपको पता होनी चाहिए। या तो बच्चा है तो अनवैक्सीनेट, मतलब उसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं है, अनवैक्सीनेटेड चाइल्ड की हिस्ट्री, या किसी क्लोज कांटेक्ट में ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री, या ओवर क्राउडिंग एरियाज में, या मतलब उनका ये बताया हो कि वो बहुत ज्यादा पुअर फैमिली है और क्राउडिंग बहुत ज्यादा है घर के अंदर। ठीक है, तो प्रेजेंस में होमलेसनेस, ये आपको रिस्क फैक्टर लाजमी बताया होगा। अनवैक्सीनेटेड नंबर फर्स्ट पे आता है, और किसी क्लोज कांटेक्ट को टीबी की हिस्ट्री, या फादर को टीबी की हिस्ट्री, या मदर को टीबी की हिस्ट्री, ये लाजमी बताते हैं अगर उन्होंने एससीक्यू आपसे पूछना है। तो ये चीज आपको एससीक्यू में बताई होगी, और फिर आपको एससीक्यू में जो फीचर्स बताएंगे वो बताएंगे कि पेशेंट को 2 महीने से नाइट स्वेट्स हैं, फीवर है और कफ है और वेट लॉस हो रहा है पेशेंट का, और वेट लॉस हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। और सिग्निफिकेंट वेट लॉस जहां पर भी वर्ड यूज हो, उसका मतलब है कि प्रीवियस 6 मंथ्स में मोर देन 10% ऑफ द बॉडी वेट अगर लॉस हो जाए तो दैट इज सिग्निफिकेंट। ये तीनों टाइप्स भी हो गई इसकी। ठीक है, और अच्छा, अब ना ये जो 17.37 बना हुआ है ना, एक फिगर बनी हुई है 17.37, चेस्ट एक्सरे, मेजर मैनिफेस्टेशंस एंड डिफरेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ये देखो, अब सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि क्या एनाटॉमिकल प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं। ये एक यूक्यू है आपका कि क्या क्या एनाटॉमिकल प्रेजेंटेशन हो सकती है ट्यूबरक्लोसिस की। ठीक है, मतलब क्या है इसका, कि जब आप एक्सरे देखें तो आपको टीबी किस तरह से नजर आ सकती है। ठीक है, तो जैसे हमने कहा था कि निमोनिया आपके पास कंसोलिडेशन, कैविटेशन और कोलैप्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है, तो ट्यूबरक्लोसिस भी एक इन्फेक्शन ही है, ऑल्दो इट इज अ क्रॉनिक इन्फेक्शन। तो ये भी आपके पास कंसोलिडेशन, ठीक है, कंसोलिडेशन आपको ये जो इन्होंने एरो बनाई भी हुई है कि होमोजेनस ओपेसिटी की तरह नजर आती है। ठीक है, और कैविटेशन, एक हॉलो स्पेस होती है दरमियान में कैविटेशन के। ठीक है, और ये प्लूरल इफ्यूजन हो सकती है, ओवरलाइंग प्लूरा अगर इफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये पेशेंट प्लूरल, ये लंग पे नहीं हुई हुई, ये प्लूरा पे हुई हुई है। ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। और ये मेलरी, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत दफा आया हुआ है कि पेशेंट की क्या क्या एनाटॉमिकल प्रेजेंटेशन हो सकती हैं ट्यूबरक्लोसिस के साथ। तो आगे जो उन्होंने डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिखे हुए हैं वो आपको कंसोलिडेशन में भी पता होगा कि निमोनिया होता है, कैविटेशन में भी निमोनिया होता है, मिलियरी टीबी, सार्कोइडोसिस, कोई मेलिग्नेंसी। मेलिग्नेंसी क्यों? क्योंकि हमने कहा है कैनन बॉल अपीयरेंस जो है वो इसकी तरह लग रहे होते हैं। ठीक है, और प्लूरल इफ्यूजन जो जो और
की वजह से हो रही होती, जैसे कोई बैक्टीरियल निमोनिया है या कोई कार्सिनोमा है, तो वो आप डीडी में रख सकते हो। डीडी इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि टीबी किस तरह प्रेजेंट कर सकती है, कंसोलिडेशन के साथ, कोलैप्स के साथ, और जो है कैविटेशन के साथ। एक एमसीक्यू आता है प्रॉफ के अंदर कि एनाटॉमिकली वो ऑप्शंस क्या होते हैं, वो ऑप्शंस ये होते हैं: कंसोलिडेशन, कोलैप्स, कैविटेशन और कैल्सिफिकेशन। ठीक है, वो पूछते हैं इनमें से रेयर प्रेजेंटेशन कौन सी है ट्यूबरक्लोसिस की। तो जो टीबी की रेयर प्रेजेंटेशन है दैट इज कैल्सिफिकेशन। ठीक है, टीबी कंसोलिडेशन के साथ, लंग कोलैप्स के साथ और कैविटेशन के साथ प्रेजेंट कर सकती है, लेकिन कैल्सिफिकेशन इज रेयर फॉर टीबी टू प्रेजेंट एज, मतलब कैल्सिफिकेशन के साथ वो रेयरली प्रेजेंट करती है। ये भी बहुत बहुत बार ये मैंने एमसीक्यू सॉल्व किया था जब मैं ये एमसीक्यू सॉल्व करती थी प्रॉफ के। तो कैल्सिफिकेशन के साथ टीबी जो है वो रेयरली प्रेजेंट करती है। अब हम चलते हैं कि हमने सारी टाइप्स पढ़ ली, प्राइमरी, पोस्ट प्राइमरी और मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस, उसके क्लिनिकल फीचर्स पढ़ लिए। अब जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस हैं उन पे देखते हैं कि उनमें क्या क्या होता है। एक तो आपको उनकी पूरी लिस्ट पता होनी चाहिए कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो क्या है, उनकी डिटेल्स नहीं आपको पता होनी चाहिए। उनकी डिटेल्स में मैंने, जिन्होंने जीआईटी पढ़ लिया है ना, उनसे क्वेश्चन आएगा, उन लोगों ने मुझे उस चीज का आंसर करना है। अच्छा, सबसे मोस्ट कॉमन जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है दैट इज इन द लिम्फ नोड्स। ठीक है, जो लिम्फेडिनाइटिस होता है ना, वो मोस्ट कॉमन इसकी मैनिफेस्टेशन है। और ये कोई भी लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो सकता है, सर्वाइकल, मीडियास्टिनल, इनग्वाइनल, एक्सिलरी। यहाँ पर ना आपको मैं एक आपका वाइवा क्वेश्चन क्लियर कर देती हूँ, वो आप लोग नोट डाउन कर लो कि कितना कितना साइज सर्वाइकल का, एक्सिलरी का और इनग्वाइनल का इनलार्ज हो तो हम कहते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है। वेट अ मिनट। ओके, ये नोट डाउन कर लो कि जो सर्वाइकल है अगर वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हो तो हम कहेंगे कि वो सिग्निफिकेंट है। अगर सर किसी भी सर्वाइकल लिम्फ नोड का साइज 1 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा हो तो हम कहेंगे कि ये सिग्निफिकेंट है इसकी इनलार्जमेंट। ठीक है, और एक्सिलरी लिम्फ नोड्स का साइज अगर 1.5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो तो फिर हम कहेंगे यस दिस इज सिग्निफिकेंट एनलार्जमेंट ऑफ ए लिम्फ नोड, ऑफ एन एक्सिलरी लिम्फ नोड। और इनग्वाइनल में अगर वही लिम्फ नोड 2 सेंटीमीटर से इनलार्ज होगा तो तब हम कहते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है। ये तो है जब आपसे कोई एग्जामिनेशन करा रहा है ना लिम्फ नोड्स की, तो तब उन्होंने आपसे पूछना है कि ये जी कौन से कितना साइज होगा तो आप कहेंगे कि ये सिग्निफिकेंट है। तो 1, 1.5 और 2 इस तरह याद रखो। सबसे ऊपर सर्वाइकल है, फिर एक्सिलरी है, फिर नीचे इनग्वाइनल है। तो आप लोग इस तरह याद रखो 1, 1.5 और 2 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन तो ये है। लिम्फेडिनाइटिस का दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि इसकी कंसिस्टेंसी किस डिजीज में किस तरह से होती है, मतलब कि या तो ये सॉफ्ट होते हैं, या ये मेटेड होते हैं, या ये रबरी होती है इनकी कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये भी प्रॉफ का यूक्यू है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, सर्जरी में, इवन मेडिसिन में, तो इसी तरह से पूछा जाता है। आया भी हुआ है सर्जरी में, तो आया हुआ है। अच्छा, जो सॉफ्ट होते हैं ना, वो कोई अक्यूट इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, कोई वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसकी वजह से। ठीक है, सॉफ्ट उनकी कंसिस्टेंसी होती है। ट्यूबरक्लोसिस के अंदर लिम्फ नोड्स पेनलेस होते हैं और वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, उन्हें कहते हैं मेटेड कंसिस्टेंसी, दे आर मेटेड टुगेदर। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस में ये मेटेड होते हैं, और अक्यूट में सॉफ्ट और पेनफुल होते हैं। और जो रबरी होते हैं ना, वो कार्सिनोमा में होते हैं, हॉजकिंस लिम्फोमा के अंदर, हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा के अंदर होते हैं। ये जब हम हेमाटोलॉजी पढ़ेंगे तो हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस पढ़ेंगे तब वहां पे। ठीक है, तो सॉफ्ट, मेटेड और रबरी, और इनकी एक एक कॉज पता होनी चाहिए आपको। और सर्वाइकल, एनग्वाइनल और एक्सिलरी में कितनी इनलार्जमेंट सिग्निफिकेंट होती है ये पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस। कोई बता सकता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस जो है वो किस पार्ट को सबसे ज्यादा इन्वॉल्व करती होगी हमारे
जीआईटी ट्रैक में या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूब में वो सबसे ज्यादा किसको इन्वॉल्व करती है? यस, आइलियोसीकल रीजन, यस यस, आइलियोसीकल रीजन को सबसे ज्यादा इन्वॉल्व करती है। और इसका मेजर डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है? मतलब जो इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस होती है या आइलियोसिकल टीबी होती है, उसका एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है जिससे हमने उनको डिफरेंशिएट करना होता है, क्योंकि ये भी एक राइट आइलिक फोसा में मैस की तरह प्रेजेंट करती है, और वो जो एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है इसका मेन, वो भी एक राइट आइलिक फोसा में मैस की तरह प्रेजेंट करती है। वो भी एक क्रॉनिक इलनेस है। बिल्कुल ठीक है आपने कि राइट आइलियोसिकल एरिया जो है, यस एग्जैक्टली, जो क्रोन्स डिजीज है, क्रोन्स डिजीज बिल्कुल ऐसी ही प्रेजेंटेशन के साथ मिलेगी। ये आपका जीआईटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, इवन सर्जरी का भी बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, क्योंकि आपको जब भी टीबी का बताएंगे ना, तो सारे सिम्टम्स आपको क्रॉन्स डिजीज के बता के ना, कि वाटरी डायरिया पेशेंट को, वेट लॉस हो रहा है पेशेंट का, स्टिटोरिया पेशेंट को, फैटी बल्कि स्टूल्स आ रहे हैं पेशेंट के, और आयरन विटामिन की डेफिशिएंसी हो रही है, एंड पर बता देंगे कि पेशेंट को 6 महीने पहले जो है वो कफ, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस की हिस्ट्री है और अभी तक वो चल रही है। तो जहां पर नाइट स्वेट्स और वेट लॉस और फीवर का बता दिया जाए तो दैट मीन्स कि टीबी की बात हो रही है। फिर आगे वो किस पार्ट को इफेक्ट कर रही है, तो वो उस पार्ट की टीबी होगी। ठीक है। और यस बिल्कुल, ये जैसे क्रोन्स डिजीज भी, द मेन डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज क्रोन्स डिजीज। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। पेरिकार्डियल डिजीज, पेरिकार्डियम को अगर जिस तरह प्लूरा को इन्वॉल्व करके प्लूरल फ्यूजन करा सकती है, तो इसमें भी पेरिकार्डियल फ्यूजन और या फिर कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस अगर क्रॉनिक चले। ठीक है। हमने पढ़ा हुआ ना कि टुबरकुल कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस की मेन कॉज इज टुबरक्लोसिस। ठीक है। तो अगर टुबरक्लोसिस है तो पेशेंट को या तो पेरिकार्डियल फ्यूजन भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस भी हो सकता है। कोई मुझे पेरिकार्डियल फ्यूजन का कोई सा एक फीचर बता दे, और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस का भी कोई सा एक सा फीचर बता दे। पेरिकार्डियल फ्यूजन का बता दो बस, पेरिकार्डियल फ्यूजन में क्या होता है? ऑस्कल्टेशन में आपको पेरिकार्डियल फ्यूजन में क्या मिलता है? जब आप ऑस्कल्टेट करते हो पेशेंट की चेस्ट को, पेशेंट की हार्ट को ऑस्कल्टेट करते हो, तो क्या मिलता है? यस, डलनेस, डिक्रीज्ड हार्ट साउंड्स, डल फेंट हार्ट साउंड्स, इंटेंसिटी उनकी डिक्रीज हुई होती है। ठीक है। और ग्लोबुलर शेप्ड हार्ट मिलता है आपको एक्सरे के ऊपर। ठीक है। सही हो गया। और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस तो क्रॉनिक इलनेस है, उसके अंदर फटीग और पेशेंट को पल्सस पैराडॉक्सिकस और स्मॉल ब्रीदिंग, ये सारी चीजें मिल रही होती हैं, जेवीपी रेज मिलती है, हेपेटोमेगैली मिलती है, साइटिस मिलती है। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल यही होता है। तो टीबी भी इस तरह प्रेजेंट कर सकती है, लेकिन जब ये बताएंगे ना साथ, अगर इनसे आपसे वो ट्यूबरक्लोसिस पूछना चाह रहे हो, तो वो साथ आपको बताएंगे कि फैमिली हिस्ट्री है टीबी की, या फिर किसी पर्सन को 6 महीने पहले नाइट स्वेट्स और वेट लॉस की हिस्ट्री चली आ रही है 6 महीने से, तो तब आपने कहना है कि यस ये ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, वरना आपने अपने डायग्नोसिस पे ही रहना है कि यस की पेरिकार्डियल फ्यूजन है और या ये कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, टीबी में ना कोई भी अक्यूट प्रेजेंटेशन नहीं है। टीबी में अक्यूट प्रेजेंटेशन किसी भी चीज की नहीं है, हमेशा 1 मंथ 2 मंथ से हिस्ट्री है, 2 महीने से हेडेक हो रहा है उसको, और अब आके उसके कर्नेग्स और ब्रूडजेंस की साइन जो है वो पॉजिटिव आ गए हैं, उसको नेक स्टिफनेस डेवलप हो गई है। ठीक है। तो कोई भी चीज अक्यूट नहीं है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनिंजियल डिजीज जो है, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी मैनिफेस्टेशन है। और जैसे ही मेनिंजाइटिस की मैनिफेस्टेशन होती है, रेज्ड आईसीपी के साइंस, अगर क्रॉनिक चलता है ना मेनिंजाइटिस, तो रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? हेडेक, वॉमिटिंग, और उसके बाद ब्लड प्रेशर हाई रहता है पेशेंट का, और इसके बाद नेक स्टिफनेस, ब्रूडजिन्स की साइन पॉजिटिव, कर्निक साइन पॉजिटिव। ब्रूडजिन्स की और कर्निक साइन तो पीड्स का एग्जामिनेशन मैनूवर भी है, कराए भी जाते हैं दोनों साइंस।
ठीक है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट होगी। बोन्स एंड जॉइंट में स्पाइन जो है सबसे ज्यादा कॉमन साइट है बोनी ट्यूबरक्लोसिस की, इसे पॉट्स डिजीज इसका नाम कहते हैं। ठीक है, जब बोन को इन्वॉल्व, स्पाइन को इन्वॉल्व करेगी तो बैक पेन के साथ गेट का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और इसकी एक ना पूछी जाती है एमसीक्यू के अंदर, जो इसकी वजह से डिफॉर्मिटी होती है ना, उसको क्या कहते हैं? उसको गिबस कहते हैं, GIBBUS, गिब्बस, GIBBUS। जो इसकी वजह से डिफॉर्मिटी बनती है ना बोन की, जो एक कर्वेचर में प्रॉब्लम आता है बोनी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, उसको कहते हैं गिब्बस। ठीक है, कोल्ड एब्सेस का किसी को आइडिया है कि कोल्ड एब्सेस क्या होती है? कोल्ड एब्सेस आपका सर्जरी का लॉन्ग केस है, और सर्जरी में वार्ड में आपने हो सकता है किसी की फाइल में पढ़ा भी हो कि इसको कोल्ड एब्सेस है। यस एग्जैक्टली। कोल्ड एब्सेस का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई साइन नहीं होगा एरिथीमा का, कोई हीट नहीं होगी, क्योंकि एब्सेस के नाम से ही पता चलता है कि एब्सेस, यस बिल्कुल, पस विदाउट इन्फ्लेमेशन। और कोल्ड एब्सेस की मोस्ट कॉमन कॉज इज ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, होता क्या है कि पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है इस तरह, अगर कोल्ड एब्सेस पेशेंट को डेवलप हो गई है टीबी के बाद, कि आपको वर्टिब्रा सारे इन्वॉल्व थे, आपके स्पाइन की ट्यूबरक्लोसिस थी, अब वो स्प्रेड कर रही है अलोंग द टिश्यूज, अलोंग द पैरावर्टिब्रल स्पेसेस। ठीक है, तो जो सॉस मसल होता है ना, उसके उधर एब्सेस फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और वो क्रॉनिकली चलती है, तो उसके जो अंदर इन्फ्लेमेशन के साइंस हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, जो इतनी क्रॉनिकली चल रही होती है। ठीक है, कोई एरिथीमा नहीं होता, कोई हीट, टेंडरनेस, रेडनेस, कुछ नहीं होता। इसको कहते हैं कोल्ड एब्सेस। ये कहीं पे ना इतनी डिटेल में नहीं लिखा हुआ, ना सर्जरी में लिखा हुआ, ना मेडिसिन में लिखा हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये किसी ना किसी को लॉन्ग केस आ ही जाता होता है, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। टीबी इसकी मोस्ट कॉमन कॉज है। फिर उसके बाद जेनेटो यूरिनरी डिजीज है। जेनेटो यूरिनरी ट्रैक को जब ये इन्वॉल्व करती है तो CKD करा सकती है पेशेंट को। ठीक है, और UTI करा सकती है पेशेंट को, एक तो क्रॉनिक किडनी डिजीज करा सकती है, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करा सकती है। ठीक है, तो पेशेंट हीमाचूरिया, फ्रीक्वेंसी डिसयूरिया के साथ प्रेजेंट करता है। और ये ट्यूबरक्लोसिस लाइक क्लेमेडिया और इकोलाई, इनकी तरह ना इतना इजीली कल्चर पे नहीं आता। ठीक है, तो स्टीराइल पाइयूरिया होता है। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई इसकी पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस। अब बात है हमारी जो जिस जो जिन जिस चीजों के ऊपर हमसे MCQs पूछे जाते हैं या हमसे SCQs पूछे जाते हैं, उनके ऊपर आते हैं। सबसे पहला MCQ आता है कि कितने वीक्स की कफ को आप टीबी लेबल कर सकते हो एक टीबी प्रेवलेंट एरिया के अंदर? 2 वीक्स, 2 हफ्ते से या 2 हफ्ते से ज्यादा किसी को कफ है, ये पहली लाइन ही है। ठीक है, एक अनएक्सप्लेन्ड कफ फॉर मोर देन 2 to 3 वीक्स, हम तो टीबी की फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करा देंगे। ठीक है, टीबी की इन्वेस्टिगेशंस में दो मेन चीजें हैं, एक है स्पूटम की माइक्रोस्कोपी, ठीक है, और एक है कल्चर। ठीक है, एक तो स्पूटम को डायरेक्ट माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर एग्जामिन करना, और एक है कल्चर करना। ठीक है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है ना ट्यूबरक्लोसिस की, दैट इज कल्चर। ठीक है, एक है स्पूटम की डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी और एक स्पूटम का कल्चर है। तो जो स्पूटम कल्चर है दैट इज गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर ट्यूबरक्लोसिस। लेकिन सबसे पहले ऑब्वियसली आप डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी स्पूटम की करते हो, अगर वो स्मीयर पॉजिटिव आ जाती है तो फिर आप उसके बाद जाते हो। दो एटलीस्ट स्पूटम को अर्ली मॉर्निंग एक होना चाहिए उनके अंदर से, अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो आप फिर आगे जाते हो। ठीक है, और वो आगे इसी पेज की लास्ट लाइन है कि अ पॉजिटिव स्मीयर टीबी सफिशिएंट फॉर द प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस बट डेफिनेटिव डायग्नोसिस रिक्वायर्स कल्चर। अगले पेज पे उनकी पहली लाइन है कि कल्चर इज द गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस, डायग्नोस्टिक टेस्ट। इस पेज पे 17.51 एक बॉक्स बना हुआ है डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस पे।
अगर देखा जाए ना, उन्होंने हर जगह से सिर्फ वॉशिंग्स ली हुई हैं। वॉशिंग्स लेने का क्या मतलब है, हर जगह से बस फ्लूइड इकट्ठा किया हुआ है। कैसे? एक तो स्पूटम पल्मोनरी से, ओहो सॉरी, सबसे पहले स्पूटम, ठीक है। उसके बाद ब्रोंकियो, ये जो BAL आप जगह जगह पढ़ोगे ना, ये है ब्रोंकियो एल्वियोलर लवाज। आप एक ट्यूब इंसर्ट करते हो एयरवे के अंदर और ब्रोंक्यूल्स की, ब्रोंकस की वॉशिंग्स लेते हो, ठीक है। वो ट्यूब क्या होती है, दैट इज ब्रोंकोस्कोप। ब्रोंकोस्कोप इंसर्ट करके आप ब्रोंक्यूल्स की, एल्विलाई की वॉशिंग्स लेते हो, वहां का फ्लूइड लेते हो, उसे कहते हैं ब्रोंकियो एल्वियोलर लवाज, ठीक है। और गैस्ट्रिक वॉशिंग्स, अगर तो पेशेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टीबी के साथ आया है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी में CSF फ्लूइड ले सकते हो, टैप कर सकते हो, असाइटिक टैप कर सकते हो, प्लूरल टैप कर सकते हो, पेरिकार्डियल टैप कर सकते हो, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है तो जॉइंट एस्पिरेशन कर सकते हो। लेकिन इनसे आपको आइडेंटिफाई कम ही होती है, ठीक है। मतलब कि सारे फ्लूइड्स हो गए, स्पेसिमेंस ये सारे हो गए, और इनके ऊपर टेस्ट क्या करने होते हैं, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, ठीक है, और जील नेल्सन स्टेन, और ओरामीन स्टेन कर सकते हो। नैट, जो नैट है न्यूक्लियक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, ये रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ये कर सकते हो। और कल्चर जो कि डायग्नोस्टिक है, उसके अंदर कौन सा मीडिया, सॉलिड मीडिया, लिक्विड मीडिया, ये याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए आपने यहाँ यहाँ से स्पेसिमेन लेने हैं, और 2-3 नाम याद कर लेने कि कल्चर करना है और माइक्रोस्कोपी डायरेक्ट करनी है और ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट करना होता है, बस। और अब वैसे हमारे यहाँ पर तो नहीं किया जाता, लेकिन ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग करनी होती है। मतलब कि हम पेशेंट की वॉशिंग्स लेते हैं, पेशेंट का स्पेसिमेन लेते हैं, और जो ऑलरेडी ड्रग्स के साथ प्रिपेयर्ड स्लाइड्स होती हैं या पेट्री डिश होती हैं, उनके अंदर उसको ग्रो कराते हैं और देखते हैं उसका रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है। तो ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग करनी होती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है करना है, बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, इसको छोड़ना है। अब बात आती है मैनेजमेंट की, ठीक है। मैनेजमेंट में हमें याद है कि हमने 4 ड्रग्स पढ़े थे, ठीक है। वो कौन कौन से ड्रग्स थे, रिफेम्पसिन, आइसोनाइजाइड, इथैम्ब्यूटोल एंड पायराजिनामाइड, ये हमें याद है। अब देना किस तरह है, यूजुअली जो टीबी की ट्रीटमेंट होती है ना, पेज नंबर आई गेस 593 है, टेबल बॉक्स नंबर 17.52 है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ न्यू ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट, जो WHO की रिकमेंडेशन है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि चारों ड्रग्स जिनका मैंने नाम लिया है वो कौन कौन से हैं, थैम्ब्यूटोल, आइसोनाइजाइड, पायराजिनामाइड एंड रिफेम्पसिन, वो 2 मंथ्स के लिए पहले स्टार्ट कराने हैं, ठीक है। मतलब चारों ड्रग्स 2 मंथ्स के लिए देने हैं, फिर अगले 4 महीने सिर्फ आइसोनाइजिड और रिफेम्पसिन देनी है, ठीक है। इंटेंसिव फेज में 2 महीने पहले चारों ड्रग्स देनी है, और कंटिन्यूएशन फेज में सिर्फ 2 ड्रग्स देनी है, दैट इज रिफेम्पसिन और आइसोनाइजाइड, ठीक है। ये वाली आपने थेरेपी बस याद रखनी है, और इसके अंदर से कुछ भी नहीं याद रखना। ये टेबल जो है ना, इस मेन एडवर्स रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट लाइन ट्यूबरकुलस एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स, इसके अंदर से आपको एडवर्स रिएक्शंस का पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि कौन सा ड्रग जो है मोस्ट कॉमन हेपेटोटॉक्सिक ड्रग है। सबसे ज्यादा हेपेटोटॉक्सिक जो ड्रग है ट्यूबरकुलोसिस के अंदर, वो कौन सी है, आइसोनाइजाइड और पायराजिनामाइड, ठीक है। ये दोनों मोस्ट हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, आइसोनाइजाइड एंड पायराजिनामाइड। लेकिन बाकी भी जो टीबी की ड्रग्स है ना, वो भी करा सकती हैं, लिवर पे इफेक्ट, हेपेटोटॉक्सिक हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो आइसोनाइजाइड और पायराजिनामाइड है। अगर अलहदा अलहदा देखा जाए तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है आइसोनाइजाइड का बहुत कॉमन साइड इफेक्ट, और हेपेटाइटिस, और रिफेम्पसिन का आपको याद होगा ऑरेंज कलर या यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा कॉमन इसका साइड इफेक्ट है। पायरासिनामाइड का सबसे कॉमन इज हेपेटोटॉक्सिक, और सेकंड पे ये यूरिया का लेवल ज्यादा कराता है, यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में ज्यादा कराता है, और हाइपर यूरिसीमिया कराता है। हाइपर यूरिसीमिया के बाद पेशेंट गाउट के साथ प्रेजेंट कर सकता है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये ऑटोटॉक्सिक है, ठीक है। और इसके बाद इथैम्ब्यूटोल जो है ये न्यूराइटिस कॉज करा, रीट्रोबल्बर न्यूराइटिस कॉज करा रहा होता है। जो क्वेश्चन आता है ऐसा, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ना, 6 मंथ थेरेपी इज अप्रोप्रिएट फॉर ऑल पेशेंट्स,
क्वेश्चन ये आता है कि जो 12 मंथ्स की बात करते हैं हम, कि 12 महीने का कोर्स कराना है, वो किन के अंदर कराना होता है? जितनी भी टीबी की एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस आएंगी ना, मेनिंजियल ट्यूबरक्लोसिस है, पेरिकार्डियल ट्यूबरक्लोसिस है, प्लूरल ट्यूबरक्लोसिस है, और इन सब में आपने 12 मंथ्स का कोर्स, या स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस, इनके अंदर आपने 12 मंथ्स का कोर्स कराना है। ठीक है। और ये एक एमसीक्यू आता है 12 मंथ्स का, और ये या एससीक्यू आता है, ये पूछा जाता है कि पायरिडॉक्सिन जो है वो क्यों स्टार्ट करानी होती है। ठीक है, विटामिन B6 है पायरिडॉक्सिन, जो कि पेरिफेरल, जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रही होती है। मतलब कैसे? जो आइसोनाइजिड के पेशेंट्स हैं, वो विटामिन B6 के लेवल को, की विटामिन B6 की एक्सक्रीशन ज्यादा करा देते हैं यूरिन के अंदर। तो आपने पेशेंट को पायरिडॉक्सिन साथ साथ प्रिस्क्राइब कर देना है, ताकि पेशेंट को पेरिफेरल न्यूरोपैथी ना हो। ठीक है। और ये पूछा जाता है। फिर उसके बाद ये यूरिन की बात कर ली कि रिफेम्पसिन के बाद पेशेंट को बता देना आपने कि आपके यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, ब्राइट ऑरेंज और रेड कलर हो सकता है। ठीक है। जो अभी अगला पैराग्राफ मैंने अंडरलाइन किया हुआ ना, बेसलाइन लिवर फंक्शन टेस्ट वाला, ये पहले सुन लो, फिर इसको पढ़ लेना। हमने ये पढ़ा हुआ है कि ना, जितने भी एंटी ट्यूबरकुलस फर्स्ट लाइन ड्रग्स है ना, चारों की चारों, वो हेपेटोटॉक्सिक हैं। मोस्ट हेपेटोटॉक्सिक इज रिफेम्पसिन, और सॉरी आइसोनाइजाइड और पायराजिनामाइड। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपके पास टीबी के बाद एक पेशेंट आ गया है जॉन्डिस के साथ, और उसके बिलिरुबिन लेवल्स बहुत ज्यादा रेज्ड हैं, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये किस ड्रग की वजह से उसको हेपेटोटॉक्सिसिटी हुई है? तो इसका ट्रीटमेंट क्या करना है? ट्रीटमेंट ये है कि आपने सारे ड्रग्स को स्टॉप करना है, जो अभी चारों ड्रग्स चल रही हैं, एक एक करके इंट्रोड्यूस कराना है वक्फे के साथ। ठीक है, कैसे? आपने सबसे पहले रिफेम्पसिन स्टार्ट कराई और देखा कि क्या दोबारा से ये वाले साइंस और सिम्टम्स आ रहे हैं कि इसकी वजह से बिलिरुबिन रेज हो रहा है? नहीं। फिर आपने आइसोनाइजाइड इंट्रोड्यूस कराई, तो फिर आपने देखा कि आइसोनाइजाइड इंट्रोड्यूस कराने के बाद पेशेंट को दोबारा से उसका बिलिरुबिन रेज हो गया है, उसको हेपेटाइटिस के साइन सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं। तो फिर आपने, तब आपका ये कंक्लूजन होगा कि यस, आइसोनाइजाइड की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ था, तो आइसोनाइजाइड आपने स्टॉप करा देना। ठीक है। तो ये पूरा एक बहुत लंबा सा एमसीक्यूज बन के आता है कि पेशेंट टीबी का पेशेंट है, और उसको फर्स्ट लाइन 4 जो एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स हैं स्टार्ट कराई गई हैं। अब जो पेशेंट प्रेजेंट किया आपके पास, वो हेपेटाइटिस और बिलिरुबिन के लेवल्स रेज्ड के साथ प्रेजेंट किया। अब क्या करना है? तो अब आपने सारी ड्रग्स स्टॉप करानी है और री इंट्रोडक्शन करानी है इंडिविजुअल ड्रग्स की, एक स्टेप वाइज पैटर्न के अंदर। इसके अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का रोल कहाँ पे आता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, टिश्यू डैमेज को लिमिट कर देते हैं। तो हमने ये जितनी भी टीबी की एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो मैनिफेस्टेशंस है, वहां ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का रोल आता है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का रोल अब 6 महीने के लिए नहीं आएगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का रोल 3 हफ्ते के लिए आता है, 2 से 3 हफ्ते के लिए। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है पीट्स के अंदर, तो इसी तरह लिखे हुए हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना। पीट्स के अंदर लिखा हुआ है कि किस कंडीशंस के अंदर आपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देनी है। तो जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो याद रखनी है, पेरिकार्डियल डिजीज और मेनिंजियल डिजीज, प्लूरल ट्यूबरक्लोसिस या एंडोब्रोंकियल डिजीज, इनके अंदर आपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का कोर्स लाजमी कराना है। और एक इसके अंदर से एक और बात इंपॉर्टेंट है कि आपने जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की थेरेपी है, जो उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए आप बाद में स्पूटम स्मीयर कब चेक कराते हो? तो 2 मंथ्स और 5 मंथ्स पे आपने चेक कराना होता है। अगर तो ये नेगेटिव आते हैं तो इसका मतलब पेशेंट रिकवर हो गया है, और अगर नहीं आते तो फिर हम ट्रीटमेंट फेलियर डिफाइन करते हैं, अगर 5th मंथ पे भी पेशेंट को क्योर ना हो तो। ठीक है। और और अगर किसी को नहीं पता, तो ये जितने ड्रग्स हैं, ये हम इसको एंटी ट्यूबरक्लोसिस एटीटी भी कहते हैं, और टीबी की कीमोथेरेपिक ट्रीटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, टीबी की कीमोथेरेपी भी कहा जाता है इसको, इन चारों ड्रग्स को। जो आगे चीज है ना, वो हमारे करने वाली नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको उसके अंदर से कुछ चीजें बता देती हूँ। कंट्रोल एंड प्रिवेंशन लिखी हुई है। कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अंदर सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, वैक्सीनेशन, और फिर आइसोलेशन, और फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं कंट्रोल एंड प्रिवेंशन में।
और ये करने की जरूरत नहीं है, डिटेक्शन ऑफ लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस और डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी, ये सारा सी मेड की बातें बताई हुई हैं अब, और इसमें से कुछ भी करने वाला नहीं है, बस यहाँ पर खत्म हो जाती है आपकी ट्यूबरक्लोसिस जितनी भी है। वैक्सीन और ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब अगर ट्यूबरक्लोसिस में से किसी का कोई क्वेश्चन है, ये जितना इसका मैनेजमेंट और इन्वेस्टिगेशंस वाला पार्ट है ना, वो तो हर एक ने लाजमी लाजमी पूरा पूरा करना है। और पहले वाले पोर्शन में से चाहे वो सिर्फ डब्बे कर लो, कोई फिगर कर लो, और बेशक टेक्स्ट ना भी पढ़ो, टेक्स्ट में ऐसा कुछ भी नहीं बताया हुआ है, लेकिन ये डब्बे पढ़ लो और साथ सिर्फ जो है इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट वाला पार्ट वो कर लो, बाकी आपका सारा पार्ट हो जाएगा। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से इसमें से पूछे, वरना मुझे अगर कोई टीबी का क्वेश्चन मिलता है तो वो मैं भी आपको ग्रुप में शेयर करती हूँ। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज का जो हमने टॉपिक प्रिपेयर किया है ना, ये पीड्स के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, पीड्स का भी। बेसल लिवर, दोबारा से रिपीट कर दो, क्या क्वेश्चन है आपका? ये जो मैंने अच्छा बेस लाइन लिवर वाली बात, ठीक है, ओके ओके, मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसलाइन लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में इन्होंने कहा है कि ये ना लिवर फंक्शन टेस्ट की मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्यूबरक्लोसिस के अंदर। क्यों? क्योंकि रिफैम्पिसिन, आइसोनाइजाइड, पैराजिनामाइड, इथेम्पिटोल, ये सारी ऑलमोस्ट हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं। तो अगर आपके पास आपने पेशेंट को एंटी ट्यूबरकुलस ट्रीटमेंट स्टार्ट कराई है, यस वो स्किप कर सकते हो आप मानूर। आपने पेशेंट को एंटी ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाई है, उसके बाद पेशेंट आपके पास प्रेजेंट किया है, उसके जॉन्डिस हुआ हुआ है पेशेंट को, और राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, मतलब जो लिवर का एरिया उधर पेन हो रही है उसको। और जब उसका आपने टेस्ट कराया तो बिलिरुबिन, हाइपर बिलिरुबिनीमिया, बिलिरुबिन लेवल रेज्ड है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि इन चार ड्रग्स में से किस ड्रग की वजह से उसको हेपेटोटॉक्सिसिटी हुई है? तो आपने एट दैट टाइम जो ट्रीटमेंट करना है उसका, आपने सारी ड्रग्स को स्टॉप कराना है, चारों की चारों ड्रग्स को, और एक एक करके इंट्रोड्यूस कराना है। आपने सबसे पहले फॉर एग्जांपल इंट्रोड्यूस कराई रिफैम्पिसिन, और रिफैम्पिसिन के बाद आपने देखा क्या पेशेंट को दोबारा से हाइपरबिलिरुबिनीमिया हो रहा है या जॉन्डिस हो रहा है। तो अगर नहीं हो रहा तो मतलब कि इस वजह से पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स नहीं आए थे। फिर आपने आइसोनाइजिड कराई, उसकी वजह से भी पेशेंट को हाइपरबिलिरुबिनीमिया नहीं हुआ और ना कोई सिम्टम्स आए। फिर आपने पायराजिनामाइड कराई और पायराजिनामाइड से आ गया कि पायराजिनामाइड की वजह से ये सब कुछ हो रहा था। तो आपको पता चल जाएगा पायराजिनामाइड इज द कल्प्रिट, उसकी बजाय आपको कोई और ड्रग जो कि लेस हेपेटोटॉक्सिक है वो स्टार्ट करानी चाहिए। ठीक है, तो आप सेकेंड लाइन ड्रग्स जो हैं वो स्टार्ट करानी है आपने फिर उसके अंदर। ये था कि बेस लाइन लिवर फंक्शन टेस्ट की मॉनिटरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है। और मानूर ने पूछा था कि हॉस्पिटल अक्वायर्ड निमोनिया इंपॉर्टेंट है या नहीं। वो बिल्कुल भी नहीं करने हैं आपने। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी, हाँ आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, लेकिन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से या जो सारा निमोनिया में चीजें कवर हो गई हैं बस वही थी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हॉस्पिटल अक्वायर्ड निमोनिया में या सेपरेटिव निमोनिया में सारी बातें वही बताई हुई हैं। इंसिडेंस एपिडेमियोलॉजी बहुत ज्यादा बताई हुई है उसके अंदर, या पैथोफिजियोलॉजी बहुत ज्यादा बताई हुई है, किसी इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट का कोई रोल नहीं बताया था वहां पर। तो आप उसको स्किप कर सकते हो। अगर आप किसी और का क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, नहीं तो फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। मैं आपको ग्रुप में ना क्वेश्चन सेंड करती हूँ उसके ऊपर।